Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये टॉपिक नंबर 12 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12। इस टॉपिक का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इस क्विक रिवीजन सीरीज से ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी एक भी चैप्टर मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट से वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ, लाइव चैट में। तो आपके पास किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई सजेशन है, आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हो। आगे भी ये वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आपके पास आगे भी कोई डाउट हो आज लाइव होने के बाद भी, तभी भी आप कमेंट बॉक्स या फिर जीमेल आईडी पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप बना होता है कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन से, जो डबल बॉन्ड थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है। और ये कार्बोनिल ग्रुप आपके 3 फंक्शनल ग्रुप्स बनाता है। पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक R ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कार्बन को अटैच होता है। तो फर्स्ट ग्रुप था एल्डिहाइड। सेकेंड है कीटोन। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप ही अटैच होता है, तो वो है कीटोन। और थर्ड होता है एसिड, जिसमें कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ R और एक तरफ OH अटैच है, तो हो गया एसिड। तो इस तरह से ये 3 आपके कार्बोनिल ग्रुप से बने हुए फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम फर्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स क्लासिफाई होते हैं 2 क्लास में। पहला है एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। पहला एलिफैटिक एल्डिहाइड्स वो एल्डिहाइड्स जिनमें R ग्रुप जो होता है वो एलिफैटिक ग्रुप होता है या फिर एक लीनियर चेन होता है जो कार्बोनिल कार्बन को अटैच होता है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड जिसमें CH3 अटैच है, या प्रोपेनॉल्डिहाइड जिसमें CH3 CH2 अटैच है आपके कार्बोनिल ग्रुप को। दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपके कार्बोनिल कार्बन को एरोमेटिक रिंग अटैच होता है, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड जिसमें बेंजीन रिंग अटैच है, सैलिसिल्डिहाइड जिसमें फिनॉल अटैच है, और पैरानाइट्रो बेंजाल्डिहाइड जिसमें नाइट्रोबेंजीन अटैच है आपके कार्बोनिल ग्रुप को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स क्लासिफाई होते हैं अगेन 2 क्लास में। पहला है एलिफैटिक कीटोन, दूसरा है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन सिमिलर टू द एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिनमें एरोमेटिक रिंग जो है वो कार्बोनिल कार्बन को अटैच हो, वो हो जाते हैं एरोमेटिक कीटोन, जैसे कि एल्डिहाइड में था। बट कीटोन्स में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 2 R ग्रुप अटैच होते हैं। तो दोनों R ग्रुप एरोमेटिक रिंग हो सकते हैं या फिर कोई एक R ग्रुप भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, और तो भी वो एरोमेटिक कीटोन ही कहलाएगा। दोनों R ग्रुप भी एरोमेटिक रिंग हो तो भी वो एरोमेटिक कीटोन है, और एक R ग्रुप एरोमेटिक रिंग है और एक एलिफैटिक, तो भी वो एरोमेटिक कीटोन ही है, जैसे कि बेंजोफिनॉल या फिर एसिटोफिनॉल। अब एलिफैटिक कीटोन्स फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई है। पहला है सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। यदि आपके ये दोनों R ग्रुप सेम है तो वो सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन है, जैसे कि डाइमिथिल कीटोन जिसमें दोनों R ग्रुप CH3 हैं, या फिर डाइइथिल कीटोन जिसमें दोनों R ग्रुप आपके इथिल ग्रुप है। नेक्स्ट है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन।
जिसमें दोनों R ग्रुप जो कार्बोनिल कार्बन को अटैच है वो डिफरेंट है, जैसे कि इथिल मिथिल कीटोन जिसमें दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, एक है इथिल एक है मिथिल, और दूसरा है इथिल एन प्रोपिल कीटोन जिसमें अगेन दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, एक है इथिल और एक है एन प्रोपिल सॉरी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं अगेन दो क्लास में क्लासिफाई होते हैं। पहला है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए एसिड मतलब क्या है, R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये R ग्रुप जो भी है वो डिसाइड करेगा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक है सॉरी या फिर एरोमेटिक है। तो ये R ग्रुप डिसाइड करने वाला है। तो यदि ये R ग्रुप एलिफेटिक होगा तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका R ग्रुप एरोमेटिक रिंग होगा, जैसे कि बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, एस्पिरिन सॉरी। तो ये सब में जो है R ग्रुप क्या है, एरोमेटिक रिंग, तो हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड है जिनमें सिर्फ एक ही CO2H ग्रुप है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड है जिनमें दो CO2H ग्रुप होते हैं, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड है जिसमें 3 CO2H ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्या है, पहला एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक में एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, एरोमेटिक में बेंजोइक, थैलिक एंड एस्पिरिन, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ CO2H ग्रुप। एक CO2H ग्रुप है तो मोनो, दो है तो डाई और तीन है तो ट्राई। नेक्स्ट है आयुपेक नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम एसिड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो यदि आपका CO2H ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को अटैच है, ना कि कोई R ग्रुप को, दैट मींस आपके कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ तो OH होगा ही क्योंकि ये एसिड है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, कोई R ग्रुप नहीं है, तो इधर एक ही कार्बन है, इसलिए हो जाएगा मिथियोनिक एसिड। तो मीथेन का E रिप्लेस हो जाएगा OIC एंड एसिड से, तो हो जाएगा मिथियोनिक एसिड। इसका जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड। दूसरा है एसिटिक एसिड, जिसमें आपके कार्बोनिल कार्बन को एक CH3 अटैच होगा। तो ये कार्बोनिल कार्बन जो एसिड का है 1 नंबर और ये 2 है, इसलिए ये हो गया इथियोनिक एसिड, और इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट में CO2H वाले कार्बन को 1 2 3 तीन कार्बन है, और यहाँ पे CO2H ग्रुप भी है, इसलिए ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये हुए 4, ठीक है, 4 ग्रुप हुए। तो ये 4 ग्रुप मतलब 4 कार्बन हुए। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, बट ये एसिड है इसलिए ये हो गया ब्यूटानिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट है ये, वापस नंबरिंग देखिए 1 2 3। तो ये वाले को ना मैं ठीक से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये इस तरह से है CH3 CH3। अब नंबरिंग दे 1 2 3। तो 1 नंबर पे तो CO2H ग्रुप है, बट 2 नंबर पे एक ब्रांच है दैट इज मिथिल, तो ये हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोनिक एसिड, एंड 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट वापस नंबरिंग दे 1 2 3। तो 1 नंबर पे तो एसिड है, बट 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसलिए हो गया प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन, और एसिड है इसलिए ओनिक एसिड, तो प्रोप 2 इनोनिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों भी
1 और 2 नंबर पे दोनों पे CO2H ग्रुप ही है, इसलिए हो जाएगा 2 कार्बन इसलिए इथेन, 2 एसिड है इसलिए डायोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है बेंजीन रिंग को आपका CO2H ग्रुप अटैच डायरेक्टली, तो उसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग को CO2H ग्रुप अटैच और उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथिल ग्रुप अटैच है, या फिर जिसको CO2 अटैच है उस कार्बन को 1 नंबर दीजिए और नेक्स्ट को 2। तो इस तरह से ये हो गया 2 मिथिल बेंजोइक एसिड या फिर ऑर्थोटोलिक एसिड। नेक्स्ट वापस सिमिलर है, तो यहाँ पे CO2H वाले कार्बन को 1 नंबर बेंजीन रिंग के और नेक्स्ट वाले को 2, तो 2 पोजीशन पे OH है इसलिए 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा है आपका बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स जो है उनमें जो आपके पैरेंट जो अल्केन होते हैं उनके ई को आप रिप्लेस करते हो Al से, तो वो हो जाते हैं एल्डिहाइड। जैसे कि यदि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है CO2 COH, ये तो एल्डिहाइड है, और इधर R ग्रुप अटैच होने के बजाय एक और हाइड्रोजन अटैच हो, तो यहाँ पे आप इसे कहोगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड की तरह ही ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और ये सिर्फ एक ही कार्बन का है इसलिए मीथेन, जिसका E रिप्लेस हो जाएगा Al से क्योंकि एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक COH वाले ग्रुप को फर्स्ट कार्बन और नेक्स्ट को 2, तो ये 2 कार्बन का है इसलिए इथेन, बट फर्स्ट कार्बन पे जो है वो एल्डिहाइड है इसलिए इथेनल। ठीक है, वापस यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए Al प्रोपेनल। वापस 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और फर्स्ट कार्बन पे CHO अटैच है इसलिए अल ब्यूटेनल। वापस देखें, इसका स्ट्रक्चर एक्सपांड करेंगे हम। ठीक है, अब इसे नंबरिंग दें 1 2 3, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए हो जाएगा प्रोपेनल। करेक्ट, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपेनल, बट सेकेंड पोजीशन पे मिथिल है इसलिए 2 मिथिल प्रोपेनल। नेक्स्ट वापस नंबरिंग दें 1 2 3, तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और एल्डिहाइड इसलिए अल, 2 प्रोप 2 इनल। ठीक है, दोनों CHO एक दूसरे को अटैच है, तो 2 है इसलिए इथेन, और 2 है इसलिए डाई, और एल्डिहाइड इसलिए अल, इथेन डायल। नेक्स्ट बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच हो CHO, तो बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड को अटैच हो CH3, जो ये कार्बन है जहां पे CHO अटैच है 1 और नेक्स्ट 2, इसलिए हो गया 2 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट वापस जहां CHO अटैच है 1, नेक्स्ट वाला 2, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा है बेंजाल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है कीटोन के आयुपेक नेम। तो कीटोन के आयुपेक नेम में अब आप कार्बोनिल कार्बन को 1 नंबर नहीं दे सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड और एसिड में क्या हो रहा था, एल्डिहाइड में ये और एसिड में आपका ये दोनों टर्मिनल ग्रुप्स थे, मतलब एंडिंग में लगे हुए ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनके आगे कोई ग्रुप्स नहीं ज्वाइन हो सकते, इसलिए हम नंबरिंग इस कार्बोनिल कार्बन को 1 दे रहे थे। बट कीटोन में ऐसा नहीं होता, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपको आपके कॉमन रूल्स फॉलो करना है, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन वाले। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए 1, पर याद रखें कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। भले आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे बट कार्बोनिल कार्बन को कीटोन के हमेशा लोएस्ट नंबर दें। तो 1 2 3, 3 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन, बट ये कीटोन है इसलिए प्रोपेन का ई रिप्लेस हो जाएगा ONA से, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। अब इसे कॉमन नेम देना है, तो ये कॉमन नेम है इसका एसीटोन। नेक्स्ट है, अब यहां से मैं नंबरिंग शुरू करूंगी क्योंकि मेरे कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट 2 नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ई अब रिप्लेस हो जाएगा ONE से, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोन है, और इसे कहते हैं इथिल। देखो ये इथिल मिथिल कीटोन।
नेक्स्ट यहां से वापस मैं नंबरिंग शुरू कर रही हूं क्योंकि कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले 3 4 5 5 है इसलिए पेंट। अब सेकेंड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड O है इसलिए 2, कीटोन है इसलिए ओन, पेंट 2 ओन। अब एक बात याद रखें, ब्यूटेन में हमने ब्यूट 2 ओन क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि ब्यूटेन में कार्बोनिल कार्बन मतलब ब्यूटेनोन में कार्बोनिल कार्बन सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ही हो सकता है, वो कभी थर्ड पोजीशन पे नहीं हो सकता। क्योंकि यदि आपने ये स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख दिया, ये कह के कि अब मैंने कार्बोनिल को थर्ड पोजीशन दे दिया है, बट नंबरिंग तो अब यहां से शुरू कीजिएगा तो कार्बोनिल कार्बन हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही होगा। इसलिए ब्यूटेनोन में कोई नंबर नहीं होता क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कार्बोनिल कार्बन कीटोन के उधर सेकंड पोजीशन पे ही होगा। बट पेंटेनोन में वो कार्बोनिल कार्बन का ऑप्शन था, वो सेकंड पे भी हो सकता था या थर्ड पे भी, इसलिए हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि ये पेंट 2 ओन है। नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5 5 है अगेन पेंट, बट थर्ड पोजीशन पे अब कार्बोनिल कार्बन इसलिए 3 ओन। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लिया, दोनों सेम है बट कार्बोनिल कार्बन का पोजीशन डिफरेंट है, एक में सेकंड है एक में थर्ड है। नेक्स्ट वापस नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इसलिए हेक्स, थर्ड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड है इसलिए 3 ओन। अब सब्स्टिट्यूएंट देखें, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है इसलिए 2 ब्रोमो हेक्स 3 ओन। नेक्स्ट इसको नंबरिंग वापस दे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 ग्रुप से इसलिए एक 5 और एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो एक फोर्थ का सब्स्टिट्यूएंट है और एक फिफ्थ ग्रुप है। तो इसे क्या कहोगे आप? 5 कार्बन है इसलिए पेंट, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए 3 इन, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है इसलिए 2 ओन और फोर्थ कार्बन को एक मिथिल ग्रुप है इसलिए 4 मिथिल पेंट 3 2 ओन। नेक्स्ट वापस नंबरिंग दे, अब देखिए 2 कार्बोनिल कार्बन है बट यहां से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन को थर्ड नंबर आएगा, बट यहां से करोगे तो फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन को सेकेंड नंबर आएगा। तो लोएस्ट नंबर देखे तो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 है इसलिए हेक्सेन, सेकेंड और फोर्थ 2 पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड इसलिए 2 4 डायोन। नेक्स्ट अब आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी, बट याद रखें एल्डिहाइडिक कार्बन को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलता है, तो 1 2 3 4 4 है इसलिए ब्यूटारल और 4 ब्यूटारल के इसमें थर्ड पोजीशन पे कीटोन भी है जिसे हम ऑक्सो कहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट हो तो कीटोन आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है और उसे कहते हैं अब 3 ऑक्सो। नेक्स्ट है ये जिसमें 2 फिनिल है, ठीक है, और एक सी डबल बॉन्ड O है इसलिए डाइफिनिल कीटोन तो इसका कॉमन नेम है। और अब बात करें आयुपेक नेम के तो एक है फिनॉल, ठीक है, और एक है बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट इसलिए ये हो गया बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट मेथड जो जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हो पहला है रोजनमोंड रिडक्शन, जिससे आप सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जो एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के काम आता है। इस रिएक्शन में आप असाइल क्लोराइड लेते हैं, उसे ट्रीट करते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 और आपका असाइल क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड में प्लस HCl में। तो ये मेथड में से आप असाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो by reduction of H2 in the presence of palladium and BaSO4 और इसका नाम है रोसेनमोंड रिडक्शन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड से आप एलिफैटिक कीटोन्स कैसे बनाएं? तो पहला जो है इसमें 2 स्टेप्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को रिएक्ट करवाओगे कैडमियम क्लोराइड के साथ, दैट इज CdCl2 के साथ, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड रिएक्ट होके देगा R2 कैडमियम प्लस 2MgHCl। अब इससे हमको कोई देना देना नहीं है। अब जो R2 कैडमियम बन रहा है वो रिएक्ट होगा आपके असाइल क्लोराइड के साथ और ये कैडमियम से जो R है वो अटैच हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन को देने के लिए कीटोन
प्लस CdCl2। तो CdCl2 रिएक्शन के एंड में रीजनरेट हो जाता है क्योंकि वो कैटलिस्ट है और आपका असाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। इसका एक जनरल एग्जांपल है जहां इथेनॉल क्लोराइड को ट्रीट किया गया है डाइमिथिल कैडमियम के साथ, जिसने इथेनॉल क्लोराइड का Cl रिप्लेस हो गया CH3 से और वो बन गया प्रोपेनॉन दैट इज एसीटोन प्लस CdCl2। नेक्स्ट रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड को ट्रीट किया गया है डाइमिथिल कैडमियम के साथ। अगेन बेंजील क्लोराइड का Cl रिप्लेस हो गया है कैडमियम के CH3 से और बन गया एसिटोफिनॉल प्लस CdCl2। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। उसमें जो रिएक्शन है उसका नाम है स्टेफेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप अल्केन नाइट्राइल को रिड्यूस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन SnCl2 एंड HCl, जिससे आपका अल्केन नाइट्राइल रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इधर इस तरफ भी हाइड्रोजन लग जाएगा, कार्बन को भी और नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन लग जाएगा और ये जो HCl है उसके साइड में जुड़ जाएगा और उसे कहेंगे इमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बन गया इमीन, C डबल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं इमीन और ये है हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बना इमीन हाइड्रोक्लोराइड जहां कार्बन को भी हाइड्रोजन ज्वाइन हुआ और नाइट्रोजन को भी। अब ये इमीन हाइड्रोक्लोराइड को यदि आप H3O+ से ट्रीट करें तो आपका ये बॉन्ड पूरी तरह ब्रेक होगा और इस तरफ नाइट्रोजन की जगह लग जाएगा ऑक्सीजन दैट इज एल्डिहाइड प्लस NH4Cl। इसका एग्जांपल है कि आप यदि इथेन नाइट्राइल को ट्रीट करो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl तो वहां रिडक्शन होगा। इथेन नाइट्राइल के कार्बन को भी एक हाइड्रोजन लगेगा और नाइट्रोजन को भी। तो इस तरह से बनेगा इथेन अमाइन और HCl यहां जुड़ेगा तो इथेन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इस इमाइन बॉन्ड को यदि आप H3O+ से ट्रीट करो तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड प्लस NH4Cl। तो ये बॉन्ड क्लीप होगा और नाइट्रोजन की जगह लग जाएगा ऑक्सीजन और बन जाएगा वो एल्डिहाइड। सिमिलरली यदि आप बेंजोनाइट्राइल को ट्रीट करो 2 हाइड्रोजन एंड SnCl2 HCl के साथ तो अगेन पहले यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे भी, तो बनेगा बेंजा अमाइन और ये हाइड्रोक्लोराइड। अब इसे ट्रीट करो H3O+ के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यह ऑक्सीजन लग जाएगा और बच जाएगा बेंजाल्डिहाइड प्लस NH4Cl। अब यदि आप नाइट्राइल्स को रिड्यूस करो बाय डाइआइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड, जिसे डाइबाल H भी कहते हैं या फिर AlHIBU ट्वाइस भी कहते हैं, तो आपको इमाइंस मिलता है पहले और ये इमाइंस फर्दर एसिड हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट मेथड है जिससे आप नाइट्राइल को ट्रीट कीजिए डाइबाल के साथ एंड देन हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपका नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो इन मेथड से आप आपके नाइट्राइल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो अब तक हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो यदि आपको नाइट्राइल को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो आपको चाहिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो आप अपने नाइट्राइल को ट्रीट कीजिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो R ग्रुप है वो ज्वाइंट होता है आपके इस कार्बन को और बचा हुआ NgCl ज्वाइन होगा इस नाइट्रोजन को, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा वापस डबल बॉन्ड। तो देखिए R ग्रुप ज्वाइन हुआ कार्बन को, NgCl ज्वाइन हुआ नाइट्रोजन को और ट्रिपल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। अब आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए एज यूजुअल, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन प्लस ये अमोनिया बन जाएगा और MgClOH ट्वाइस बन जाएगा। सिमिलरली यदि बेंजोनाइट्राइल को आप ट्रीट करो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का R ग्रुप ज्वाइन होगा कार्बन को, MgBr ज्वाइन होगा नाइट्रोजन को, देखिए, और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप इसको H3O+ के ट्रीट कीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा और बनेगा बेंजोफिनॉल
प्लस अमोनिया प्लस MgBrOH। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। तो इटार्ड रिएक्शन से क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आप लीजिएगा टोलिन, टोलिन को ट्रीट कीजिए क्रोमिल क्लोराइड के साथ, दैट इज CrO2Cl2, और उसे सॉल्वेंट दीजिए CS2 के। तो पहले आपको मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो टोलिन ऑन रिएक्शन विद क्रोमिल क्लोराइड फर्स्ट गिव्स यू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो ये सब ब्रेक हो जाएगा और यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड O, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो ठीक है, ये दोनों ग्रुप भी चले जाएंगे और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। तो टोलिन ऑन रिएक्शन विद क्रोमिल क्लोराइड फर्स्ट गिव यू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जो एसिड वर्कअप दैट इज H3O+ के साथ देता है बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल अरीन यूजिंग CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो वापस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को यदि आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो उसे ट्रीट करना होगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ। तो ये है आपका मिथिल बेंजीन, जिसे आप ट्रीट करोगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दैट इज CrO3 के साथ, और उसमें डालोगे एसिटिक एनहाइड्राइड और उसे हीट करोगे। तो पहले आपका मिथिल बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट में, जिसे हीट करोगे और उसमें एसिड डालोगे तो वापस ये बॉन्ड क्लीव हो गया, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह से आप मिथिल बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन हीटिंग विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। तो टोलिन का साइड चेन क्लोरीनेशन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो। तो आप टोलिन लीजिए, टोलिन को आप पहले Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में आप ट्रीट कीजिए, तो आपका टोलिन बन जाएगा बेंजल क्लोराइड, जहां आपका जो टोलिन के दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे Cl2 से। तो ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड, जिसे आप हीट करें और एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करें तो आपका बेंजल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड में। नेक्स्ट है गटरबैक कॉज फॉर्मलाइजेशन ऑफ अरीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गटरमैन कॉज रिएक्शन, जिसमें बेंजीन को यदि आप ट्रीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाई प्रेशर, तो आपका बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है बेंजाल्डिहाइड में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम ईस्टर्स। तो आप ईस्टर से एल्डिहाइड कैसे बनाए, तो याद रखिए ईस्टर से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बन सकते हैं, ईस्टर से कभी कीटोन नहीं बन सकता। तो ईस्टर को यदि आप रिड्यूस करें डाइबाल के साथ, ठीक है, ईस्टर को आप रिड्यूस करें डाइबाल के साथ, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो आपका ईस्टर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं नाइट्राइल्स या अमाइड से। तो नाइट्राइल को यदि आप ट्रीट करें वाटर के साथ तो आपको ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें से वाटर का हाइड्रोजन ज्वाइन होता है नाइट्रोजन को और वाटर का OH ज्वाइन होता है कार्बन को, और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट बनेगा ये अनस्टेबल है और ये टॉटोमराइज होकर अमाइड देगा। ये रिएक्शन यहां नहीं स्टॉप होता, अमाइड को यदि आप फर्दर ट्रीट करो वाटर डाइल्यूट HCl के साथ तो आपका अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और वाटर का OH जो है वो इधर ज्वाइन हो जाएगा और वाटर का हाइड्रोजन जो रहेगा वो NH2 को ज्वाइन होकर अमोनिया देगा और वाटर का OH इधर ज्वाइन होकर एसिड देगा। तो इस तरह से आप नाइट्राइल या फिर अमाइड से एसिड बना सकते हो। बट याद रखें नाइट्राइल एसिड बनते वक्त पहले अमाइड बनता है और फिर वो एसिड में कन्वर्ट होता है,
और अमाइड डायरेक्टली एसिड बन जाता है। तो ये है नाइट्राइल। नाइट्राइल में आपको चाहिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइल्यूट HCl, जिससे नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। बट याद रखें वाया अमाइड, तो नाइट्राइल पहले अमाइड में कन्वर्ट होगा और अमाइड फर्दर एसिड में। नेक्स्ट है फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। तो असाइल क्लोराइड को यदि आप वाटर से ट्रीट करें तो असाइल क्लोराइड में क्या होता है, मतलब वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड OH। तो जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ ज्वाइन हो जाएगा HCl देने के लिए, और OH ज्वाइन हो जाएगा कार्बोनिल कार्बन को साथ एसिड देने के लिए। तो असाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव यू एसिड प्लस HCl। यदि आपको एसिड एनहाइड्राइड से एसिड बनाना है तो आपको एसिड एनहाइड्राइड को भी वाटर के साथ ट्रीट करना होगा, जिससे वाटर का हाइड्रोजन ज्वाइन होगा एक साइड में और वाटर का OH ज्वाइन होगा दूसरे साइड में, जिससे आपको 2 एसिड्स मिलेंगे, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप ईस्टर से भी जो है एसिड बना सकते हो। तो ईस्टर को ट्रीट कीजिए वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट। तो आपका ईस्टर का जो ये बॉन्ड्स है ये क्लीव हो जाएगा और वाटर का हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन होगा और जो वाटर का OH है वो R के पास। तो इस तरह से आपको अल्कोहल प्लस एसिड मिलेगा। तो याद रखें OH एक साइड में और H दूसरे साइड में ज्वाइन होके आपके ईस्टर को कन्वर्ट कर देता है एसिड एंड अल्कोहल में। नेक्स्ट है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये था एसिड हाइड्रोलिसिस, जहां पे आपने ईस्टर को वाटर के साथ ट्रीट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बट अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है जिसमें आप ईस्टर को अब वाटर के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जिसे हम सफोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस मेथड से ज्यादातर सोप इंडस्ट्री में सोप बनाया जाता है, इसलिए इसे सफोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब आप ईस्टर को ट्रीट करो बेस के साथ और इसे हीट करो, तो ईस्टर का जो CH3O ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे Na लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और NaOH का OH ज्वाइन हो जाएगा CH3 को देने के लिए अल्कोहल। तो ये बना सोडियम प्रोपेनेट। अब ये जो सोडियम प्रोपेनेट है ये एक तरह का सॉल्ट है। यदि इस सॉल्ट को आप वाटर एंड H+ के साथ ट्रीट करो, कोई भी एसिड जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये वाला जो सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और वाटर का H यहाँ लग जाएगा और NaOH आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर सकते हो। एसिड हाइड्रोलिसिस में ईस्टर एसिड में कन्वर्ट होता है ऑन रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड, और बेस हाइड्रोलिसिस में ईस्टर एसिड में कन्वर्ट होता है ऑन रिएक्शन विद बेस। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। तो यदि आप टोलिन को ट्रीट करो KMnO4 KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज अल्कलाइन KMnO4, इसे अल्कलाइन KMnO4 भी कहते हैं क्योंकि बेसिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4 होता है ये KMnO4 प्लस बेस, दैट इज अल्कलाइन KMnO4। यदि आप टोलिन को ट्रीट करो अल्कलाइन KMnO4 और हीट के साथ, तो आपका CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CO2K में, दैट इज पोटेशियम बेंजोएट। और यदि आप इसको वापस एसिड हाइड्रोलिसिस करो तो ये K निकल जाएगा और H लग जाएगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से आप टोलिन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजोइक एसिड में ऑन रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4। सेम थिंग आप क्यूमीन को भी कन्वर्ट कर सकते हो बेंजोइक एसिड में। क्यूमीन को ट्रीट कीजिए KMnO4 के साथ, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट। तो सिमिलर टू फर्स्ट, यहाँ पे भी आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट ही, और पोटेशियम बेंजोएट को आप H3O+ के साथ ट्रीट करो तो मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये मैटर नहीं करता कि साइड चेन क्या है, बट यदि वो एरोमेटिक रिंग को कार्बन अटैच हो और उस कार्बन को एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो अटैच हो, तो आपका वो एरोमेटिक रिंग कन्वर्ट हो सकता है बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कीन्स। यदि आप अल्कीन्स को ट्रीट करो एसिडिक KMnO4 के साथ,
KMnO4 in dilute H2SO4 and heat, तो आपका अल्कीन का ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है और यहाँ पे लग जाता है ऑक्सीजन और यहाँ OH, जिससे आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। यदि आप साइक्लोहेक्सिन को भी ट्रीट करो एसिडिक KMnO4 एंड हीट के साथ, तो ये दोनों बॉन्ड वापस क्लीव होते हैं, दोनों तरफ लग जाएगा ऑक्सीजन और OH क्लीव होना मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों तरफ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लग जाएगा, जिससे बन जाएगा एसिड, जिसे हम एडिपिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से आप अल्कीन के बॉन्ड को बीच से ब्रेक करके दोनों तरफ OH लगा के उसे एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्स रिएजेंट। यदि आप ग्रिग्नार्स रिएजेंट को ट्रीट करो ड्राई आइस दैट इज CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो R ग्रुप है ग्रिग्नार्स रिएजेंट का, O जुड़ जाएगा कार्बन को और जो आपका MgX है O जुड़ जाएगा वन ऑफ द ऑक्सीजन को, बनने के लिए ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है अनस्टेबल है, यदि आप इसे वाटर एंड डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करो तो आपका ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgXOH में। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में देखने मिलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसलिए ये अब हो गया डाइपोल चार्ज। अब ये ऐसा ही डाइपोल चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल पे भी है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल और ये सेकेंड। अब सेकेंड मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज फर्स्ट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज के पास आना पसंद करेगा, मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन फर्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बन के पास रहेगा और सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन दैट इज पॉजिटिव चार्ज सेकेंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन दैट इज नेगेटिव चार्ज के पास रहेगा, और इसलिए इसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करेगा और इस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होते हैं। बट एसिड की बात करें तो एसिड में ज्यादातर डाइमर फॉर्म होते हैं, क्योंकि एक ये एसिड मॉलिक्यूल दूसरे एसिड मॉलिक्यूल के साथ वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन होता है। तो एक एसिड का हाइड्रोजन दूसरे एसिड के कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली दूसरे एसिड का हाइड्रोजन पहले एसिड के कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दैट इज डाइमर 2 एसिड्स। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर और उसको बहुत ही इरिटेटिंग ओडर या स्मेल होता है। एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक कलरलेस लिक्विड है। बाकी के जो हायर एल्डिहाइड्स हैं उनको बहुत ही प्लेजेंट मतलब बहुत ही अच्छा वाला स्मेल होता है। अब कीटोन की बात करें तो एसीटोन जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और एसीटोन को बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट ओडर मतलब बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, और एसीटोन के अलावा जो भी हायर कीटोन्स होते हैं उन्हें ब्लेंड ऑर्डर्स होता है, मतलब ना के बराबर कोई स्मेल। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो ऑक्सीजन एटम है कार्बोनिल कार्बन के वो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर का हाइड्रोजन और एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ वर्ड याद रखें लोअर,
मतलब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप अटैच है। बट यदि मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड और कीटोन का इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट भी मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो रहा है, जिससे वो कम से कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और इसलिए उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, यदि ये आर ग्रुप बड़ा हो जाए तो ये बड़ा होने की वजह से ये ऑक्सीजन को वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं होने देगा, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा और वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है वो वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते बड़ा आर ग्रुप होने के वजह से। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू कार्बन नंबर 9 वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और एसिड्स को जनरली इरिटेटिंग ओडर होता है। जो हायर होमोलोगस एसिड्स है मोर देन 9 कार्बन एटम वाले वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, मतलब ना कलर होता है ना स्मेल होता है, और वो वैक्स की तरह एक सॉलिड होते हैं और वो लो वोलेटिलिटी के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे बहुत हाई होते हैं देन अल्केन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप अब तक आप पढ़ चुके हो उन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है और ये लिक्विड फेज में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रहता है? डाइमर फॉर्म में, जिसमें दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के एक दूसरे को जुड़े होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, जिससे एसिडिक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है एक एसिड का, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ दूसरे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इस तरह से डाइमर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल का साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल इतने स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं कि उन्हें सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है और इसलिए मॉलिक्यूल का साइज अब डबल हो गया है। डबल होने की वजह से उनमें इंक्रीज हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वंडर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा हीट लगता है, इसलिए एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स। बट जो लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू कार्बन नंबर 4 वो ज्यादातर मिसिबल होते हैं वाटर में, क्योंकि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू कार्बन नंबर 4 वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं बिटवीन एसिड एंड वाटर और उसकी वजह से वाटर में सॉल्युबल है। बट सिमिलर लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, यदि एसिड के मॉलिक्यूलर वेट आप इंक्रीज कर दो तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सिमिलर रीजन, क्योंकि हायर एसिड में जो आर ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो बड़ा आर ग्रुप आपके एसिड के हाइड्रोजन को वाटर के साथ इंटरैक्ट करने से रोक देता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से हायर एसिड्स वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड वाटर में इनसॉल्युबल है एट रूम टेम्परेचर। यदि आप बेंजोइक एसिड को नॉर्मल वाटर पे डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, बट यदि वाटर को आप हीट कर दो तब वो डिसॉल्व होता है। जो वाटर इनसॉल्युबल एसिड्स है वो सॉल्युबल होते हैं लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में, अल्कोहल में या फिर बेंजीन में। नेक्स्ट है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप में दो पोल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक होता है पॉजिटिव जो कार्बन के पास होता है और एक होता है नेगेटिव जो ऑक्सीजन के पास होता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है जिससे वो नेगेटिव हो जाता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन को जाने देता है जिससे वो पॉजिटिव हो जाता है और इसलिए इस तरह से आपका कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है
और ये है आपके कार्बोनिल ग्रुप का रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की तरफ जाने से पहले ये याद रखें कि एल्डिहाइड्स जो है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कॉन्सेप्ट आया कहां से? आपका कार्बोनिल कार्बन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है केमिस्ट्री में अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दैट इज पॉजिटिव चार्ज कार्बन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा अब। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इस कार्बन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। और यहां से आया कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो दो रीजन है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। तो कीटोन में दो आर ग्रुप होते हैं दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के, और एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप होता है एक ही तरफ कार्बोनिल कार्बन के। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है? आपका कार्बन जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। अब एल्डिहाइड का कार्बन ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि एक ही आर ग्रुप है, मतलब थोड़ा सा ही प्लस आई इफेक्ट है। और ये थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम नहीं कर पाता, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड और कीटोन में से चूज कर रहा हो तो एल्डिहाइड पे अटैक करता है। बट कीटोन के केस में ये कार्बोनिल कार्बन कम पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि 2+I वाले ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को, जिससे इसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो रही है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले एल्डिहाइड पे अटैक करता है ना कि कीटोन पे। अब स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो स्टेरिक इफेक्ट में अब देखें, यदि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो ऐसे ग्रुप पे अटैक करना पसंद करेगा जहां पे ज्यादा जगह अवेलेबल हो। तो एल्डिहाइड में एक ही तरफ आर ग्रुप है और एक तरफ छोटा सा हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास ज्यादा जगह है अटैक करने के लिए टू एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ बड़े से आर ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास कम जगह है जहां से वो अटैक करे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे अटैक करना पसंद करता है ना कि कीटोन पे। तो ये दो रीजन की वजह से एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव है देन कीटोन्स। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहला है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले आप देखेंगे टेस्ट फॉर ओनली एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? ये 3 टेस्ट से, पहला शिफ्ट टेस्ट, दूसरा टोलेंस टेस्ट, थर्ड फेलिक्स टेस्ट। यदि ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव हो तो वो एल्डिहाइड है, यदि तीनों टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो वो कीटोन है। तो पहला है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट में यदि अल्कोहलिक सॉल्यूशन एल्डिहाइड में डाला जाए, ठीक है, मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एक एल्डिहाइड का सॉल्यूशन है जिसमें आपने अल्कोहल मिला दिया है, अब ये हो गया अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड, और इसमें ड्रॉप वाइज शिफ्ट रिएजेंट ऐड किया जाए तो आपको पिंक या रेड या मेजेंटा कलर मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? शिफ्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद पिंक, रेड या मेजेंटा, तो एल्डिहाइड है। यदि कलर चेंज ना हो या ये तीनों से कोई अलग कलर मिले तो कीटोन है। नेक्स्ट है टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। इस टेस्ट में एल्डिहाइड को ट्रीट किया जाता है टोलेंस रिएजेंट के साथ। टोलेंस रिएजेंट मतलब 2Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो यदि आप एल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट का ट्रीट करें और उसे हीट करें तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट में, और 2 सिल्वर जो है वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे एक्चुअली जमा हो जाता है क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और वो सिल्वर कलर का दिखता है, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। +4 अमोनिया प्लस 2H2। यदि एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले तो ये सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो कीटोन है।
बट एल्डिहाइड होने पे ये सिल्वर मिरर 100% फॉर्म होगा आपके टेस्ट ट्यूब्स के वॉल्स पे, जिससे ये सिल्वर मिरर की तरह दिखने लगेगा और इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेंस टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में यदि आप एल्डिहाइड को ट्रीट करें फेलिक सोल्यूशन के साथ, दैट इज 2Cu2 प्लस 5OH माइनस के साथ, और उसे बॉइल करें तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cu2O दैट इज रेड प्रेसिपिटेट प्लस 3H2O। ये रेड प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि आपके पास एल्डिहाइड है। यदि आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले तो ये रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका गिवन कंपाउंड कीटोन था। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद न्यूक्लियोफाइल। तो पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करें तो आपको मिलता है साइनोहाइड्रेट। तो जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन साइनाइड का, वो ज्वाइन हो जाएगा ऑक्सीजन को, और जो सीएर है, सीएर पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो ज्वाइन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन को। तो यहाँ एग्जांपल है एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl, तो आपका H ज्वाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और Cl नेगेटिव जो है वो ज्वाइन हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन के साथ, बनने के लिए एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि आप एसीटोन प्लस जो है साइनोहाइड्रिन ले तो वापस हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और Cn ज्वाइन हो जाएगा इस कार्बन के साथ, देने के लिए एसीटोन साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड दैट इज NaHSO3। तो जब एसिटाल्डिहाइड को आप ट्रीट करें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो वापस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होता है हाइड्रोजन और NaSO3 ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के साथ, देने के लिए एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सिमिलरली यदि एसीटोन को ट्रीट करें NaCO3 के साथ तो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा हाइड्रोजन और NaSO3 ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के साथ, देने के लिए एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एल्डिहाइड या कीटोन को दो स्टेप में होते हैं। स्टेप 1 जिसमें पहला मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ज्वाइन होता है आपके एल्डिहाइड के साथ बनाने के लिए हेमीएसिटल, और ये हेमीएसिटल सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है देने के लिए एसिटल। तो एल्डिहाइड पहले रिएक्ट होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एट डाइल्यूट HCl, जिससे आपका जो R ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और जो OH है वो ज्वाइन हो जाएगा कार्बन के साथ। याद रखें R ऑक्सीजन के साथ, OH कार्बन के साथ, जिससे आपको पहले मिलेगा हेमीएसिटल क्योंकि इसमें एक OR है एक OH है। अब ये हेमीएसिटल ट्रीट होगा सेकेंड ROH के साथ जिसमें ये OH रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट OR के से और यहां मिल जाएगा आपको एसिटल। एसिटल में दोनों तरफ OR ही होते हैं। तो यदि आप कीटोन को ट्रीट करें डायोल के साथ तो कीटोन और रिएक्शन विद डायोल देता है साइक्लिक कीटल। तो आपको क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन हटा के ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना देना है बस। तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक्चुअली वाटर बन के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएंगे और बाकी ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा देने के लिए साइक्लिक कीटल। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट होके देते हैं इमीन दैट इज शिफ्स बेस। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करते हैं तो याद रखें यहां का एक हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन ज्वाइन हो जाता है कार्बन के साथ। देखिए हाइड्रोजन ज्वाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और बाकी ग्रुप ज्वाइन हो गया कार्बन के साथ। अब इसमें आप वाटर इसको आप ये अनस्टेबल है, अब इसको भी एलिमिनेशन होता है तो ये जो HOH है ये वाटर बन के बाहर चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज इवीन। तो पहले हो रहा है एडिशन क्योंकि दोनों ग्रुप एक हो रहे हैं इसलिए फर्स्ट हो रहा है एडिशन,
नेक्स्ट इसमें वाटर लॉस हो रहा है, इसलिए हो रहा है इलिबरेशन, और इसलिए इसे कहते हैं एडिशन इलिबरेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड अब रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी अमाइड के साथ, जहां से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन को और NaOH अटैच हो जाएगा कार्बन को, डायरेक्टली ये अनस्टेबल कंपाउंड, जिसमें से अब वाटर लॉस हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज एसिटाल्डोक्सेन। ठीक है, तो ये कुछ ही बेसिस है जो बन सकते हैं विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो यदि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट हो हाइड्रोक्सिल अमाइड के साथ तो आपको मिलता है ऑक्साइड। ठीक है, तो आप याद रखिए से एक हाइड्रोजन निकाला है, एक्चुअली दोनों हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और बाकी ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहे हैं, बस इतना ही कर रहा है आपको। ठीक है, तो बच जाएगा ऑक्साइड। वापस एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करें हाइड्रोजन के साथ, वापस दोनों हाइड्रोजन निकाल दे और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह ये पूरा ग्रुप ज्वाइन कर दे, तो बन गया हाइड्रोजोन। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन और फिनिल हाइड्रोजन गिव यू फिनिल हाइड्रोजोन, वापस दोनों हाइड्रोजन निकाल दे और यहाँ पे ये बाकी पूरा ग्रुप ज्वाइन कर दे, तो बन गया फिनिल हाइड्रोजोन। एल्डिहाइड और कीटोन और रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड गिव यू सेमी कार्बाजोन, वापस यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल दे और बाकी ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर दे ऑक्सीजन की जगह, तो बन गया सेमी कार्बाजोन। और एल्डिहाइड और कीटोन और रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन गिव यू 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, तो वापस यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाले और ये ऑक्सीजन निकाले, दैट इज वाटर बन के बाहर चला जाता है एक्चुअली ये सब, और यहाँ पे बाकी ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा देने के लिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। ये रिएक्शन इतना इजी है, बस आपको नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच वाले दोनों हाइड्रोजन लॉस करने हैं और एल्डिहाइड और कीटोन से ऑक्सीजन निकालना है और बाकी सबको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनमें इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें भी इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है वो हैलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मतलब एसिटाल्डिहाइड, मिथिल कीटोन जिनमें ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है और जो भी अल्कोहल्स जिनमें भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो हैलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, यदि आप एसीटोन को ट्रीट करो 3NaOI दैट इज सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, यह सोडियम हाइपोआयोडाइड बना होता है NaOH एंड I2 से, तो NaOH प्लस I2 गिव यू सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड एसीटोन के साथ रिएक्ट होता है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब ये बनता है आपका CHI3, बाकी यहाँ पे लग जाएगा ONA दैट इज सोडियम एसीटेट प्लस 2NaOH। ठीक है, तो इसलिए इसको आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आयोडोफॉर्म बना है, आयोडो फॉर हेलो अनिफॉर्म, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे जो आयोडीन है ये बन गया CHI3 और बाकी बन गया सोडियम एसीटेट प्लस 2NaOH। नेक्स्ट है अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल रिएक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन के पास होना चाहिए अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन। यदि अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही वो अल्डोल रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। तो ये है अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल। इस अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए तो वो अल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो करेगा। तो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब जिसमें आपके पास है एक अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटलीस्ट, जिसे आप ट्रीट कीजिएगा बेस के साथ, तो आपकी ये दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ज्वाइन हो जाएंगे देने के लिए अल्डोल। तो एक ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं देने के लिए अल्डोल। यदि इस अल्डोल को आप हीट करें तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन लॉस होगा। देखो कार्बोनिल कार्बन का नेक्स्ट पोजीशन अल्फा होता है और ये बीटा, तो बीटा पोजीशन से OH और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लॉस होगा वाटर भर के और बच जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है अल्फा और बीटा कार्बन के बीच, इसलिए इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड है बट अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन दैट इज डबल बॉन्ड है, इसलिए बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो याद रखिए अल्डोल कंडेंसेशन में आपको दो मॉलिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन के जिनके अल्फा पोजीशन में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो,
तो पहले आपको मिलता है अल्डोल, और अल्डोल फर्दर वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है देने के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जो दो मॉलिक्यूल आप यहाँ पे जो ले रहे थे अल्डर कंडेंसेशन में, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम थे। क्रॉस अल्डोल में आप दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट लोगे। तो यहाँ पे एक मैंने इथेनॉल लिया और एक प्रोपेनॉल, दोनों मॉलिक्यूल टोटली डिफरेंट है। अब उन्हें मैंने NaOH के साथ ट्रीट किया, फिर हीट किया। तो पहला इथेनॉल अपना ही इथेनॉल के साथ रिएक्ट होगा। तो देखिए पहला इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट हो रहा है देने के लिए ब्यूटेनॉल। फिर पहला प्रोपेनॉल खुद ही सेकंड प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखिए पहला प्रोपेनॉल सेकंड प्रोपेनॉल के साथ ही रिएक्ट हो रहा है देने के लिए 2-मिथिल पेंटूइनॉल। नेक्स्ट मिलता है क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट होगा। देखिए इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट हो रहा है देने के लिए 2-मिथिल ब्यूटेनॉल। सिमिलरली इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में ही रिएक्शन होगा वापस देने के लिए पेंटूइनॉल। इसलिए क्रॉस अल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला एल्डिहाइड या कीटोन खुद के साथ ही रिएक्ट होता है फर्स्ट प्रोडक्ट देने के लिए। सेकेंड एल्डिहाइड और कीटोन खुद के साथ ही रिएक्ट होता है सेकेंड प्रोडक्ट देने के लिए। फिर पहला और दूसरा आपस में रिएक्ट होते हैं 2 प्रोडक्ट देने के लिए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। इसलिए टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर वो एक एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये पूरा टोटली अल्डोल का अपोजिट है। अल्डोल में अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिज़ारोस में अल्फा हाइड्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन बेसिकली 2 ही मॉलिक्यूल जाकर अंडरगो करते हैं, एक है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि इनके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट, तो वो पहले देगा सोडियम फॉर्मेट, तो एक यहां से ब्रेक होगा देने के लिए सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा मिथेनॉल। तो एक देगा एसिड और दूसरा देगा अल्कोहल। सिमिलरली बेंजाल्डिहाइड यदि आप ट्रीट करो NaOH या KOH के साथ, तो एक देगा एसिड दैट इज पोटेशियम बेंजोएट और दूसरा देगा अल्कोहल दैट इज फिथिल मिथेनॉल। नेक्स्ट है क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड आपस में रिएक्ट होते हैं। नॉर्मल कैनिज़ारोस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट हो रहे थे, या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, बट क्रॉस में एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजाल्डिहाइड आपस में रिएक्ट होते हैं in the presence of concentrated NaOH and H3O+. तो फॉर्मल्डिहाइड जो बेंजाल्डिहाइड वो फॉर्म होता है फिनिल मिथेनॉल, मतलब बेंजाल्डिहाइड फॉर्म करता है अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करता है एसिड। तो आपको याद रखना है कैनिज़ारोस में एक एसिड और एक अल्कोहल बनता है। यदि क्रॉस कैनिज़ारोस करो तो बेंजाल्डिहाइड फॉर्म करेगा अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करेगा एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद डाइल्यूट HNO3, KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद एनी ऑफ दिस रिएजेंट, इनमें से कोई भी रिएजेंट के साथ यदि आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करें तो आपको एसिड मिलेगा, और यदि आप कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करें इनमें से कोई भी रिएजेंट के साथ तो आपको वापस एसिड मिलेगा। बट एल्डिहाइड एक सिंगल एसिड देता है, कीटोन यहां से क्लीव होता है, ये R- डिफरेंट एसिड फॉर्म करेगा और ये R डिफरेंट एसिड। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन या वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन ये दोनों सेम है, क्योंकि ये एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर देते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो यदि आपको एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन को कन्वर्ट करना है हाइड्रोकार्बन में, तो आपको क्लेमेंसन या वुल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन करना है। तो यदि आप एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन को ट्रीट करो 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg concentrated HCl एंड हीट, तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन कन्वर्ट हो जाता है मिथिलीन ग्रुप दैट इज हाइड्रोकार्बन में। इसे कहते हैं क्लेमेंसन। क्लेमेंसन और वुल्फ-क्रिश्नर में प्रोडक्ट सेम फॉर्म हो रहा है, सेम स्टार्टिंग मटेरियल है, बट रिएजेंट डिफरेंट है।
तो उल्फ क्रिश्नर में आप वापस एल्डिहाइड और कीटोन लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 तो पहले आपको मिलेगा हाइड्रोजन, आपको पता है यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन लॉस होगा और ये ज्वाइन हो जाएगा देने के लिए हाइड्रोजन को वापस आप ट्रीट करें KOH एंड डायोल के साथ तो आपको मिलेगा मिथिलीन ग्रुप दैट इज हाइड्रोकार्बन। दोनों में स्टार्टिंग है एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में एंडिंग है हाइड्रोकार्बन, बट क्लेमेंसन में रिएजेंट है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl और उल्फ क्रिश्नर में है KOH, NH2 एंड डायोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यदि आप बेंजाल्डिहाइड को ट्रीट करो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ तो आपको नाइट्रेशन मिलेगा, बट याद रखें अब आपका नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होगा ना कि ऑर्थो एंड पैरा में। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजाल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसलिए वो ऑर्थो और पैरा से सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं जा सकता, तो बचा क्या? मेटा, और इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अब मेटा पोजीशन पे ज्वाइन होता है देने के लिए मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर में डाइल्यूट किया जाए तो अपना H+ डोनेट कर देता है और बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन हाईली स्टेबल है, इसलिए वो बहुत इजीली H+ डोनेट भी कर देता है। वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो रेजोनेंस कर सकता है, तो उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आके ये नेगेटिव बन सकता है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस रेजोनेंस की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, जिसकी वजह से वो H+ इजीली डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। अब एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? एसिडिक कैरेक्टर आपके R ग्रुप पे डिपेंड करेगा। भले सारे एसिड में CO2H ग्रुप ही होते हैं, बट सारे एसिड की जो एसिडिटी है उतनी ही सेम नहीं होती, सबकी एसिडिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये R ग्रुप डिसाइड करता है कि आपका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि आपका R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो वीक एसिड कहलाएगा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे 3 एसिड है आपके पास, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड 4-मेथिल बेंजोइक एसिड। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच है। जो आपके जो एसिड बनने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसे उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पूल करके आपके एसिडिटी को, जो कार्बोक्सिलेट आयन उसको ज्यादा स्टेबल करेगा, जिससे ये कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोजन को इजीली जाने देगा, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और इसका पीके वैल्यू कम है, इससे आप 100% श्योर कर सकते हो कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना पीके वैल्यू कम उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन को रेजोनेंस थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट है 4-मेथिल बेंजोइक एसिड, जो सबसे वीक एसिड है ये तीनों में, क्योंकि जो ये CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो CO2 नेगेटिव बनेगा हाइड्रोजन के लॉस होने के बाद ये अनस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है और ये CH3 और इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है, जिससे ये कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे वो हाइड्रोजन इजिली लूज नहीं करेगा और ये वीक एसिड हो जाएगा। यदि आप कंपेयर करें नंबर ऑफ हैलोजन एटम से, तो आप देखिएगा यदि एक ही क्लोरीन अटैच है आपके R ग्रुप को तो वो वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही -I इफेक्ट है, वो कार्बोक्सिलेट आयन को उतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। बट 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन वाला उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि 2 -I इफेक्ट है जो उस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, और 3 क्लोरीन यदि R ग्रुप को अटैच हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि 3 -I इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन पूलिंग इफेक्ट आपके कार्बोक्सिलेट आयन को हाईली स्टेबलाइज कर रहा है, जिससे ये इजिली अपने हाइड्रोजन को जाने देगा और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2।
यदि आप एसिड को ट्रीट करो SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो एसिड का OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और बन जाएगा असाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। यदि आप एसिड को वापस ट्रीट करो PCl3 के साथ, तो एसिड का वापस OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, असाइल क्लोराइड प्लस POH3 बन जाएगा। यदि आप एसिड को ट्रीट करो PCl5 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वापस एसिड का OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और बच जाएगा वापस असाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। तो याद रखें, एसिड प्लस PCl3 और PCl5 और SOCl2 will always give you acyl chloride. नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। यदि आप एसिड को ट्रीट करें अमोनिया के साथ, तो आपको पहले मिलेगा अमोनियम कार्बोजिलेट, मतलब ये H चला जाएगा NH3 के पास, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और यहां आ जाएगा O नेगेटिव, दैट इज अमोनियम कार्बोजिलेट मिलेगा। और यदि इसे आप वाटर से मतलब हीट करें, तो यहाँ वाटर लॉस हो जाएगा और मिलेगा एसिड अमाइड। तो एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिड अमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया। तो बेसिकली जब आप एसिड को अमोनिया से ट्रीट करोगे, तो OH रिप्लेस हो जाता है NH2 से बनने के लिए अमाइड। सिमिलरली यदि आप असाइल क्लोराइड को भी अमोनिया से ट्रीट करोगे, तो Cl भी रिप्लेस हो जाएगा NH2 से बनने के लिए अमाइड। तो एसिड या असाइल क्लोराइड अमोनिया से ट्रीट होने के बाद OH या Cl को रिप्लेस कर देते हैं NH2 से बनाने के लिए अमाइड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। यदि आप दो एसिड को ट्रीट करो P2O5 के साथ, जो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा और बाकी मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे बनने के लिए एसिड एंड हाइड्राइड। सिमिलरली यदि आप सोडियम कार्बोजिलेट को ट्रीट करो असाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे वापस आपका जो O नेगेटिव है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये Cl Na निकल जाएगा बन के NaCl, बाकी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। देखिए ये वाला ग्रुप है RCO2 और ये है RCO, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बनने के लिए एसिड एनहाइड्राइड एंड NaCl। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड आप एक और मेथड से बना सकते हो, तो उसमें पहला एसिड मॉलिक्यूल को ट्रीट करो SOCl2 के साथ, वो देगा RC+OCl। दूसरे एसिड मॉलिक्यूल को ट्रीट करो NaOH के साथ, वो देगा आपको सोडियम एसीटेट। अब ये दोनों को आप हीट करो साथ में, तो NaCl यहां से निकल जाएगा और बाकी जुड़ के बन जाएगा एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है डीकार्बोजिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोजिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकालना है। तो ये आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट एक्चुअली एसिड से ही बना है, तो यदि आप एसिड को ट्रीट करो NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। इससे वापस NaOH और सोडियम लाइम, इसको सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम CaO के साथ हीट करो, तो ये R जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा RH और बनेगा Na2CO3। यहाँ एग्जांपल है, यदि आप सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ ट्रीट करो इन सोडा लाइम, तो वापस आपका जो ये R है वो हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, CH4 बन जाएगा और बाकी बन जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड LiLH4 के साथ रिड्यूस होके देता है प्राइमरी अल्कोहल। तो याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, और एसिड ऑन रिडक्शन देता है प्राइमरी अल्कोहल। बट एसिड को NaBH4 के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो एल्डिहाइड और कीटोन को ही सिर्फ रिड्यूस कर सकता है और एसिड को LiLH4 रिड्यूस करता है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And remember that exams are very near, so you have to do very hard work. और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत thank you and stay tuned.